हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में राइटिंग सेक्शन के टास्क 2 के बारे में बात करूंगा। टास्क 1 की वीडियो मैंने पहले बना दी है, जिसने नहीं देखी वो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो देख लो, फिर टास्क 2 देखना। तो आज मैं टास्क 2 में सब कुछ बताऊंगा कि टास्क 2 में पूछा क्या जाता है, कैसे लिख सकते हो, कौन से मटेरियल आप यूज़ करो तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और जिसने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर लो चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मिलते हैं हम इंट्रो के बाद में। राइटिंग सेक्शन के बारे में टास्क 2 का मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। राइटिंग सेक्शन पूरा 1 घंटे का होता है। उसमें से टास्क 1 के लिए हमने 20 मिनट ऑक्यूपाई किए थे, तो बाकी बचे 40 मिनट्स। इन 40 मिनट्स में हमें टास्क 2 कंप्लीट करना होता है। टास्क 2 का एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि टास्क 2 में हम मिनिमम 250 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 वर्ड्स। अगर ऐसे लंबा हो तो मैक्सिमम 300 वर्ड्स और मिनिमम 250 वर्ड्स, तो ये ध्यान में रखना। और टास्क 2 का जो बैंड है वो 6 बैंड है। टोटल 9 बैंड में से 3 बैंड टास्क 1 के लिए और 6 बैंड टास्क 2 के लिए। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई टास्क 2 के लिए। अब मैं बताना चाहूँगा कि टास्क 2 में कौन कौन से टाइप्स के ऐसे पूछे जा सकते हैं। टोटल 8 टाइप्स है। 8 टाइप्स के ऐसे टास्क 2 में आपको देखने को मिल सकते हैं। वो 8 टाइप्स कौन कौन से वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो जब भी कोई एक टाइप का ऐसे मैं आपको बोलूँगा तो उसके साथ मैं उसका क्वेश्चन भी लगाऊंगा स्क्रीन पे, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह का ऐसे होता है और इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और उसमें क्या क्या लिखना होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला टाइप है एग्री और डिसएग्री। अब एग्री और डिसएग्री में क्या होता है वो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी ये पूछा गया ऐसे है जो आईलेट्स के एग्जाम में, तो वो दिख रहा होगा। तो ऐसा होता है, रिजर्वेशन इन जॉब शुड बी अबॉलिश, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। तो आपको पता चल गया कि इस ऐसे में पूछा गया है कि रिजर्वेशन इन जॉब शुड बी अबॉलिश। रिजर्वेशन है वो जॉब में से निकाल देना चाहिए। आप इस बात से अग्री कर रहे हो या डिसएग्री। तो ये हो गया एक टाइप एग्री और डिसएग्री। फिर आता है दूसरे टाइप का ऐसे जो कि है डिस्कस 2 व्यू। इन ऐसे में आपको 2 व्यू डिस्कस करने होते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा वो ऐसे का टॉपिक, जैसे कि लिखा हुआ है, सम पीपल वर्क फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑल देयर वर्किंग लाइफ, अदर थिंग दैट इट इज बेटर टू वर्क फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस बोथ द व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। तो ये जो ऐसे था उसमें आपको डिस्कस करना है बोथ द व्यूज, यानी जो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में पूरी लाइफ काम करना अच्छी बात है या फिर 2-3 साल बाद कंपनी बदलते रहना अच्छी बात है। तो ये दोनों टॉपिक है आपको डिस्कस करना है ऐसे में, और फिर आपको लिखना है कंक्लूजन। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप, डिस्कस बोथ द व्यूज। तीसरा टाइप है ऐसे का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस ऐसे में आपको कोई एक टॉपिक दिया गया होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें आपको लिखा गया है कि मोर एंड मोर वर्क इज बीइंग कैरिड आउट बाय मशीन इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस डेवलपमेंट। तो ये ऐसे में आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसके एडवांटेजेस लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा टाइप्स ऑफ ऐसे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हमारा चौथा टाइप है कॉजेज एंड सॉल्यूशन। कॉजेज एंड सॉल्यूशन यानी रीजंस एंड सॉल्यूशन। आपको ऐसे के टॉपिक में कोई एक प्रॉब्लम दी होगी कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं और आपको उसके सॉल्यूशन भी देने हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आईलेट्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कॉजेज एंड सॉल्यूशन का। द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर नेशन इज नाउ वाइडर देन इट हैज एवर बीन बिफोर। व्हाट डू यू थिंक आर द मेन कॉजेज ऑफ दिस डिफरेंस एंड व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू रिड्यूस द गैप। तो रिच और पुअर नेशन में जो गैप है इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है, तो उसका रीजन क्या है, तो ये आपको लिखना है। और इस रीजन जो रीजन आपने दिए उसका सॉल्यूशन क्या है वो लिखना है, और फिर कंक्लूजन। तो ये हो गया हमारा चौथा टाइप कॉजेज एंड सॉल्यूशन। फिर आता है हमारा पांचवा टाइप जो कि है कॉजेज एंड इफेक्ट। इन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम दी होगी, उसको आपका रीजन देना है और आपको उसके इफेक्ट्स दिखाना है कि ये रीजन है तो इसका इफेक्ट ऐसा आ सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कार ओनरशिप हैज इंक्रीज सो रैपिडली ओवर द पास्ट 30 years दैट मैनी सिटीज इन द वर्ल्ड आर नाउ फेसिंग सीवियर ट्रैफिक इश्यू। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ दिस। तो इस ऐसे में ऐसा बोला गया है कि कार ओनरशिप अब बढ़ती ही जा रही है पास्ट 30 years से,
तो क्या रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कार ओन करना चाहते हैं और इससे कौन सी इफेक्ट हो सकती है, तो ये आपको ऐसे में लिखना है। तो ये हो गया हमारा 5वां टाइप, कोजेस एंड इफेक्ट्स। फिर आता है हमारा 6ठा टाइप ऐसे का, जो कि है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे में आपको कोई एक प्रॉब्लम दी गई होगी, तो आपको वो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसका सॉल्यूशन डिस्कस करना है। जो भी प्रॉब्लम आपने लिखी है उसका सॉल्यूशन भी लिखना है ऐसे में, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख के ऐसे खत्म करना है। तो ये हो गया हमारा 6ठा टाइप, जो कि है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। फिर आता है हमारा 7वां टाइप, जो कि है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। अब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसके जो भी पार्ट है उसको कंपेयर करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये ऐसे है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मैनी पीपल लाइक टू वियर फैशनेबल क्लोथ्स, इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। तो इज इज अ गुड थिंग और बैड, एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है, वो दोनों डिस्कस करना है, उसको कंपेयर करना है। तो ये हो गया हमारा 7वां ऐसे का टाइप, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। फिर आता है हमारा 8वां टाइप एंड लास्ट टाइप, जो कि इस ऐसे का है 2 पार्ट क्वेश्चन टाइप। 2 पार्ट क्वेश्चन टाइप यानी जो भी मैंने पहले ये 7 ऐसे के टाइप बताए, वो 2 कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये ऐसे का टॉपिक, जिसमें लिखा हुआ है सम पीपल थिंक इट इज ईजी टू लर्न अ लैंग्वेज विदाउट द हेल्प ऑफ अ टीचर। ये हो गया क्वेश्चन। अब आएगा डू यू अग्री विद दिस ओपिनियन, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और विच मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डू पीपल प्रीफर इन योर कंट्री, तो ये दूसरा टाइप, यानी 2 टाइप्स क्वेश्चन, यानी इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आपको दोनों के आंसर लिखना है और फिर सॉल्यूशन लिखना है। तो ये सारे हो गए ऐसे के टाइप, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको पता चलेगा इस टाइप के ऐसे टास्क 2 में देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो मैंने जो 8 टाइप्स ऑफ ऐसे बताए, इसको मैं फर्दर डिवाइड करूँगा 2 पार्ट में। पार्ट ए में मैं रखूँगा एग्री डिसएग्री, डिस्कस बोथ द व्यूज, 2 पार्ट क्वेश्चन और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। ये हो गया पार्ट ए। और पार्ट 2 में आएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टाइप्स ऑफ ऐसे, कोज एंड इफेक्ट, कोज एंड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो ये सारे जो ऐसे है वो पार्ट बी में फॉलो करेंगे। अब आप बोलोगे कि ऐसे को डिवाइड क्यों किया, तो इसका मेन रीज़न यही है, पार्ट ए में जो भी टाइप्स ऑफ ऐसे फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको ओपिनियन देना होता है, यानी ऐसे आपका ओपिनियन पूछता है, तो ये हो गए विद ओपिनियन। तो इन सारे जो पार्ट ए में टाइप्स ऑफ ऐसे फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको ज़रूर से याद रखना ओपिनियन देना होता है, आपको अपना खुद का ओपिनियन देना होता है। पार्ट बी में मैंने जो भी ऐसे रखे हुए हैं उसमें आपको ओपिनियन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए पार्ट बी में, कोज एंड इफेक्ट हो गए, कोज एंड सॉल्यूशन हो गए, उसमें आपको अपना ओपिनियन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान में रखना। और ये स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, पार्ट ए विथ ओपिनियन, पार्ट बी विदाउट ओपिनियन। अभी आप बोलोगे कि आपने बोल तो दिया कि ये टाइप को ऐसे में आपको ओपिनियन देना होता है, ये टाइप्स ऑफ ऐसे में आपको ओपिनियन नहीं देना होता है। पहचानूं कैसे? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आईलेट्स के एग्जाम में दिए होंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें अपना ओपिनियन देना है या नहीं देना है, और देना है तो किस में देना है। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन के नीचे ये लाइनें लिखी हुई मिले तो आपको ओपिनियन देना है। अभी आपको पता चल गया कि किस में ओपिनियन देना है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो लाइन लिखी होगी जो आपने स्क्रीन पे देखी वो दिखेगी तो आपको ओपिनियन देना है। और स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी ये लाइनें आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिले तो आपको ओपिनियन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आप दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको बेटर आइडिया आ जाएगा कि मुझे किस में ओपिनियन देना है और किस में ओपिनियन नहीं देना है। फिर आता है कि टास्क 2 को लिखने का भी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने टास्क 1 में बोला था कि टास्क 1 का ये स्ट्रक्चर है, वैसे ही टास्क 2 का भी एक स्ट्रक्चर होता है लिखने का। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर आएगा बॉडी पैराग्राफ 1, फिर आएगा बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन कंक्लूजन। बट कभी कभार ऐसे बड़ा होता है, जैसे कि मैंने बोला 2 टाइप्स ऑफ ऐसे, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें लिखना भी लेंथी होता है। तो आप बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और 3 भी बना सकते हो, आप बॉडी पैराग्राफ 3 भी बना सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसे लंबा हो तो आप एक बॉडी पैराग्राफ ऐड कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही स्ट्रक्चर से लिखते हैं कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी पैराग्राफ 1, फिर तीसरा बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन कंक्लूजन। तो ये हो गया हमारे आईलेट्स की एग्जाम का टास्क 2 का स्ट्रक्चर, जो आपको स्क्रीन पे भी शो रहा होगा। तो आप ऐसे ही लिखना। तो अब बोल दिया कि स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, बट अब स्ट्रक्चर में लिखना क्या होता है। तो फर्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा
हुक स्टेटमेंट, फिर आता है दूसरा बैकग्राउंड और तीसरा आता है थीसिस स्टेटमेंट। अब बोलोगे ये सब क्या है, तो हुक स्टेटमेंट ये होता है कि जब भी आपको कोई ऐसा दिया होता है, यानी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे किस चीज़ पे, यानी कोई मीडिया के रिलेटेड ऐसे पूछा गया है, या फिर कोई कंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यू पूछा गया है, या फिर कोई, मैंने अभी जैसे बोला ये टाइप्स ऑफ ऐसे पहले बोला, ऐसे बहुत सारे टाइप का ऐसे आपको पूछे जा सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि अब जैसे कोई मीडिया के सब्जेक्ट पे आपको ऐसे पूछा गया है, तो उसका हुक स्टेटमेंट क्या होता है, यानी हुक स्टेटमेंट यानी एक जनरल स्टेटमेंट जो एक एग्जामिनर जब भी पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि एक हुक स्टेटमेंट। तो जैसे मीडिया के बारे में मैंने बोला कि एक ऐसे कुछ पूछा गया है मीडिया के सब्जेक्ट पे, तो उसका हुक स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है, आपकी स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा कि मीडिया इज द इमेज ऑफ द सोसाइटी, इन अदर वर्ड्स मीडिया रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ सोसाइटी थ्रू इट्स वेरियस फॉर्म सच एज प्रिंट और ब्रॉडकास्ट। तो ये हो गया हुक स्टेटमेंट या फिर जनरल स्टेटमेंट। मीडिया के सब्जेक्ट पे ऐसे पूछा गया तो आप लिख सकते हो। फिर सेकंड स्टेप आता है हमारा बैकग्राउंड स्टेटमेंट। अब बैकग्राउंड स्टेटमेंट यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको पैराफ्रेज करके अपने वर्ड में लिखना है, तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड स्टेटमेंट। अब पैराफ्रेज कैसे करता है वो मैंने टास्क 1 में दिखाया, तो टास्क 1 की वीडियो जरूर देखना। उसे देखने के बाद आपका पैराफ्रेज कैसे करते हैं वो क्लियर हो जाएगा अपने वर्ड में। फिर स्टेप 3 है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट यानी हम जो भी ऐसे में लिखने वाले हैं, अगर आप एग्री करने वाले हो तो आप थीसिस स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि आप एग्री करने वाले हो। अगर आप ओपिनियन लिखने वाले हो तो आप थीसिस स्टेटमेंट में ओपिनियन लिख सकते हो कि आगे मैं ये लिखने वाला हो। तो ये हो गए थीसिस स्टेटमेंट कि आप आगे क्या लिखने वाले हो मेन बॉडी पैराग्राफ में। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये एग्री करने वाला है या डिसएग्री करने वाला है, कौन सा ओपिनियन देने वाला, तो उसको एक आइडिया आ जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन और ये थे इनके 3 स्टेप जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या लिख सकते हैं। फिर आता है मेन बॉडी पैराग्राफ। अब मेन बॉडी पैराग्राफ में क्या क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मेन बॉडी पैराग्राफ में क्या लिख सकते हैं वो मैंने फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेजेस हो गया हमारा टॉपिक सेंटेंस। तो जब भी कोई एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ेगा तो वो मेन बॉडी पैराग्राफ पढ़ेगा तो उसको पता चल जाना चाहिए कि ये बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या लिखने वाले हो। तो ये हो गया हमारा टॉपिक सेंटेंस, जिसको दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको पैराफ्रेज करके फिर से लिखना है, बट कुछ अलग वर्ड में, जो पहले लिखा है उससे अलग वर्ड में, बट मीनिंग सेम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्टेज 1। फिर दूसरा जो स्टेज है उसमें आपको लिखना है आपका सपोर्टिंग आइडिया। जो भी आप लिखने वाले हो, जो भी आपका सपोर्टिंग आइडिया होगा वो आएगा स्टेज 2 में। फिर आता है स्टेज 3। तो स्टेज 3 में आपको जो आपने सपोर्टिंग आइडिया दिया है उसको एक्सपांड करना है, यानी क्यों लिखा है, कौन से रीजन से लिखा है, तो ये सब एक्सपांड करके आपके सपोर्टिंग आइडिया को थियोरेटिकली बढ़ाना है। फिर आता है तीसरा स्टेज जो कि है डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिंग आइडिया, यानी जो भी आपने सपोर्टिंग आइडिया लिखा है उसके कुछ फैक्ट्स, कोई एग्जांपल दे दो या कुछ डेटा आप लिख सकते हो कि ये साल में ये हुआ था, कुछ फैक्ट्स लिख सकते हो। तो ये हो गया डेवलपिंग आइडिया। ये सारे स्टेजेस आता है मेन बॉडी पैराग्राफ में। तो ये सारे स्टेजेस आपके स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे। तो मेन बॉडी पैराग्राफ में ये स्टेजेस ध्यान में रखना और लिखना। आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, मेन बॉडी पैराग्राफ लिख लिया 1 और 2। फिर आता है कंक्लूजन, जो हमारे ऐसे का लास्ट पार्ट होता है। कंक्लूजन में भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है कि विद ओपिनियन हो तो कौन सा कंक्लूजन लिखना चाहिए, यानी कैसे लिखना चाहिए, और विदाउट ओपिनियन हो तो कैसे कंक्लूजन लिखना चाहिए। फर्स्ट है, जब भी आपको कोई आपका ओपिनियन बेस ऐसे पूछा गया हो तो आपको उसमें आपका कंक्लूजन जिस साइड आपने एग्री किया और डिसएग्री किया उस साइड लिखना है, बट इन दी एंड आपको न्यूट्रल रहना है, यानी आपका कंक्लूजन न्यूट्रल होना चाहिए, कोई भी एक तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए। अच्छी बात भी है तो ये बुरी बात भी है, तो आपको न्यूट्रल कंक्लूजन लिखना है। फिर जो विदाउट ओपिनियन है, यानी आपके ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऐसे पूछा गया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, कोज एंड इफेक्ट्स है, कोज एंड सॉल्यूशन वाले जो ऐसे है, तो उसमें आपको अपना ओपिनियन जो भी समराइज करके लिखना है, यानी जो भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने डिस्कस किए, यानी जो भी मेन पॉइंट है उसको आपको समराइज करके कंक्लूजन में लिख देना है। तो ये हो गया विद ओपिनियन और विदाउट ओपिनियन का कंक्लूजन। मैंने बता दिया कि टास्क 2 कैसे लगता है। इंट्रोडक्शन लिखो, फिर मेन बॉडी पैराग्राफ 1, मेन बॉडी पैराग्राफ 2, कंक्लूजन। अगर ऐसे लंबा है तो आप एक बॉडी पैराग्राफ बढ़ा भी सकते हो, बट अब ये सब लिख लिया तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपने जो ऐसे लिखा है वो चेक कैसे होता है, यानी ये 4 पॉइंट
आपके ऐसे में होने चाहिए, तभी आपके बैंड अच्छे आएंगे। तो ये 4 पॉइंट कौन कौन से ये मैं आपको बताऊंगा। वो 4 स्टेप है। स्टेप 1 टास्क रिस्पॉन्स, स्टेप 2 कोहेरेंस एंड कोहेजन, स्टेप 3 ग्रामर एंड स्टेप 4 लेक्सिकल रेंज। तो ये 4 स्टेप ध्यान में रखना। मैं फर्दर आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा कि इस टास्क रिस्पॉन्स यानी क्या होता है, लेक्सिकल रेंज यानी क्या होता है, ग्रामर यानी क्या होता है। तो ये जो 4 पॉइंट बोले वो स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे और हर एक का 25% है। जैसे कि टास्क रिस्पॉन्स का 25%, कोहेरेंस एंड कोहेजन का 25%, फिर आता है ग्रामर का 25% और लास्ट में लेक्सिकल रेंज का 25%। ऐसे 100% होता है। तो ये चारों टास्क आपके ऐसे में कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपके बैंड अच्छे आएंगे। अब मैं बताऊंगा कि टास्क रिस्पॉन्स यानी क्या। टास्क रिस्पॉन्स यानी जो भी ऐसे आपको पूछा गया है उसका आपको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करना है। यानी जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी जो भी टाइप्स ऑफ ऐसे आपको पूछा गया है उसका प्रॉपर लिखना है, वेल प्लान आंसर लिखना है। या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ऐसे कोई सब्जेक्ट पे पूछा गया और लिखा कोई अलग ही सब्जेक्ट पे, तो ये होता नहीं है। टास्क रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप सपोर्टिंग आइडिया लिखो, यानी आप जब भी मेन बॉडी पैराग्राफ 1 में, मेन बॉडी पैराग्राफ 2 में जो भी सपोर्टिंग आइडिया लिखोगे तो वो जो भी ऐसे पूछा गया है उसके रिलेटेड होना चाहिए। तो सबसे मेन पॉइंट है कि टास्क रिस्पॉन्स। अगर आप टास्क रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं करोगे, फिर चाहे आप कितने भी लेक्सिकल रेंज यूज़ कर लो, कुछ भी यूनिक वर्ड यूज़ कर लो, बट टास्क रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा आपका, तो आपको बैंड ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट पूछा कोई और गया है और आप लिख कुछ और रहे हो, तो इससे बैंड आपको नहीं मिलता है। तो ये फर्स्ट है कि टास्क रिस्पॉन्स आपका अच्छा होना चाहिए। और ये जो मैंने पॉइंट्स बोले टास्क रिस्पॉन्स पे, वो आपके स्क्रीन पे शो कर रहे होगे। तो ये भी नोट डाउन कर लो कि आपको टास्क रिस्पॉन्स कैसे अचीव करना है। ये पॉइंट ध्यान में रख के आपको आपका टास्क रिस्पॉन्स अचीव करना है। फिर दूसरा आता है कोहेरेंस एंड कोहेजन। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट कि आप जो भी ऐसे लिख रहे हो वो वेल प्लान स्ट्रक्चर में लिखना होता है। यानी मैंने जैसे बोला कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर मेन बॉडी पैराग्राफ लिखो, फिर कंक्लूजन। ऐसा नहीं होता कि पहले कंक्लूजन लिख दिया, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी पैराग्राफ, ऐसा नहीं होता। तो वो फर्स्ट स्टेप है कि आप एक प्रॉपर मैनर में यानी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में आपको ऐसे लिखना होता है। फिर दूसरा आता है कि आप जो भी लिख रहे हो, यानी मेन बॉडी पैराग्राफ में जैसे कोज एंड सॉल्यूशन का ऐसे पूछा गया है, तो आप मेन बॉडी पैराग्राफ में पहले सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। एक सीक्वेंस होता है तो वो फॉलो करना पड़ता है। पहले आप बताओ कि ये रीज़न है, फिर उसका सॉल्यूशन दो। पहले सॉल्यूशन दोगे फिर रीज़न बताओगे तो ये तो कोई मतलब नहीं हुई। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि एक सीक्वेंस ऑफ थॉट्स होता है। तो वो आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट, हम जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम कोई लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं। अब लिंकिंग वर्ड यूज़ बहुत सारे होते हैं तो हम कोई भी यूज़ कर देते हैं, वो गलती मत करना। क्योंकि लिंकिंग वर्ड, प्रॉपर लिंकिंग वर्ड यूज़ करोगे तो ही आपका मीनिंग सेम रहेगा। अगर आप कोई लिंकिंग वर्ड दूसरा यूज़ कर दिया तो आपका मीनिंग चेंज हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना कि प्रॉपर लिंकिंग वर्ड यूज़ करना है। तो ये जो सारे स्टेप मैंने बताए ये कोहेरेंस एंड कोहेजन में आता है, जो स्क्रीन पे भी शो कर रहे होगे, तो नोट डाउन कर लो इसे भी। फिर तीसरा पॉइंट आता है ग्रामर। ऐसे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर। अब ग्रामर यानी आप सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, कंपाउंड सेंटेंस यूज़ करो। यानी ये सारे सेंटेंस का मिक्सचर आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी एक सेंटेंस मत लिखना, कोई सिंपल सेंटेंस में ही पूरा ऐसे लिख दिया, नहीं। सिंपल सेंटेंस भी लिखना होता है, कंपाउंड सेंटेंस भी लिखना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी लिखना होता है। तो ये ध्यान में रखना। और बहुत सारे स्टूडेंट को पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस सब में प्रॉब्लम होती है। तो एक वीडियो है जो मैंने भी यूज़ की थी अपना टेंस का बेसिक क्लियर करने के लिए, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन सर का आप वीडियो देख से अपना टेंस क्लियर कर सकते हो। और ऐसे में एक्टिव वॉइस में भी सेंटेंस लिखना, पैसिव वॉइस में भी लिखना। अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसका वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वीडियो चेकआउट कर लेना। तो ये 2 वीडियो से आपका टेंस का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा और एक्टिव पैसिव का जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर आता है हमारा लास्ट है जो कि है लेक्सिकल रेंज। लेक्सिकल रेंज इंपॉर्टेंट है बट बहुत भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको बहुत जोर मत देना कि लेक्सिकल रेंज यूज़ करनी। सिंपल वर्ड में ऐसे लिखना। बहुत सारे बच्चे ऐसा लिखते हैं, कोई यूनिक वर्ड कहीं से भी ढूंढ के लाते हैं जिसका मतलब उनको भी नहीं पता होता, बस एक लिख लिया होता है नोट पे कि ये वर्ड है, इसका मीनिंग है, तो छाप देते। ऐसा नहीं होता है। यूज़ करो वर्ड। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किया, तो जब भी आप मेन बॉडी पैराग्राफ या 2 में एक बार यूज़ किया तो उसके बाद
कोई दूसरा वर्ड यूज़ करो उसके लिए, बट ऐसा ही नहीं कि एकदम यूनिक वर्ड। अब हमारी जो वोकेबलरी होनी चाहिए वो हमारे जैसी होनी चाहिए, ना कि शशि थरूर जैसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कि उसको ही पता चले कि लिखा क्या है। तो ये ध्यान में रखना, हमें एग्जामिनर को हमारा ऐसे पता चले उस तरह से के लिखना है, ना कि हम शशि थरूर को ऐसे लिख रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना कि शशि थरूर जैसी वोकेबलरी नहीं चाहिए आईलेट्स की एग्जाम का राइटिंग टास्क 2 क्लियर करने के लिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो ये सब हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, कौन कौन से मटेरियल बेस्ट है आपके लिए। तो सबसे पहला आईलेट्स की जो कैम्ब्रिज की बुक है वो आप परचेस कर लो या डाउनलोड कर लो, उसमें आपको ऐसे मिल जाएंगे। और बहुत सारे ऑनलाइन भी ऐसे की PDF आपको मिल जाएगी, उससे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बट एक सोर्स मैं आपको बताऊंगा, यूट्यूब पे भी है और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। डॉक्टर BDS रोमा करके मैम है, उनका PDF एक परचेस कर लेना, वो आपको ख़रीदना होगा। उनका फुल कोर्स भी है और BDS रोमा का एक PDF फॉर्म का भी कोर्स है जो 500 रुपीज़ का था, वो मैंने परचेस किया था। उसमें 50+ ऐसे आपको दिए गए। इवन आपको उसमें स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है कि अग्री डिसअग्री पूछा है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करो। तो वहाँ से भी आप ऐसे का प्रैक्टिस कर सकते हो। और वो 50+ ऐसे वो बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं। आपको ऐसे हर एक ऐसे आप नहीं लिख सकते, तो बट हर एक ऐसे आप पढ़ सकते ज़रूर हो। तो जो मैंने बोला BDS रोमा मैम का जो कोर्स है वो PDF आप डाउनलोड करो, PDF परचेस करोगे तो आपको उसमें 50+ ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। तो आपको पॉइंट पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट बेस पे ऐसे पूछा गया है, तो मैंने एनवायरनमेंट बेस के पॉइंट आपको माइंड में क्लियर हो गए, तो आप अपनी तरह से के भी ऐसे लिख सकते हो। तो पॉइंट को ढूंढने के लिए वो एक अच्छा PDF है मैम का। फिर मैंने जैसे जनरल वर्ड या हुक स्टेटमेंट बोला, तो वो सारे मैंने PDF नीचे दी हुई है, वो डाउनलोड कर लो। उसमें बहुत सारे मैंने हुक वर्ड लिखे हुए हैं। फिर बहुत सारे कॉमन वर्ड है, जैसे मैंने गवर्नमेंट बोला, एजुकेशन का बोला, ऐसे बहुत सारे एजुकेशन का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, वो सारे मैंने PDF में दी हुए। तो वो PDF डाउनलोड कर लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं एक हाई एंड वोकेबलरी देना चाहूँगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सारे वर्ड कॉमन है और उसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये हाई एंड वोकेबलरी का स्क्रीनशॉट ले लो। और ये ऐसे वर्ड है वो हर एक ऐसे में आपको यूज हो गई। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दूसरी PDF भी दी हुई है, वो भी डाउनलोड कर लेना। उस PDF में मैंने बहुत सारे वर्ड ऐसे दिए गए हैं जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो सकते हैं, जैसे कि सक्सेस है, डिस्कस है, एक्सेस है, ऐसे सारे वर्ड जो कॉमनली मिस्टेक होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक। तो वो भी ध्यान में रखना कि ये वर्ड है जो कॉमन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारी स्पेलिंग में। फिर आता है मैंने कुछ वोकेबलरी भी दी हुई है, जैसे कि क्राइम पे कोई ऐसे पूछा गया तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, एनवायरनमेंट पे पूछा गया तो ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, नेचर पे पूछा गया है तो ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट पे पूछा गया तो ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन पे पूछा गया तो ये सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो वो सारे वर्ड्स और उसका मीनिंग क्या है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वो डाउनलोड कर लेना। तो ये सारे मटेरियल मोर देन इनफ है आपके टास्क 2 को कंप्लीट करने के लिए और अच्छे बैंड लाने के लिए। तो ये सारे मटेरियल यूज़ करके आप अपने राइटिंग टास्क 2 को अच्छी तरह से के लिख सकते हो और बैंड अचीव कर सकते हो। सो आई होप मेरा ये वीडियो टास्क 2 के रिलेटेड जो था आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो देखने के लिए मेरा रीडिंग का वीडियो और लिसनिंग का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसे भी चेकआउट करना। उसमें भी मैंने पूरा रीडिंग सेक्शन और लिसनिंग सेक्शन समझाया हुआ है। सो आई होप मेरे इस वीडियो से आपके राइटिंग टास्क 2 में हेल्प मिली होगी। और अगर आपको हेल्प मिलती है तो कमेंट करना कि आपके मटेरियल से मुझे हेल्प मिली, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम में आई। मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स। इससे आपके फ्रेंड को भी हेल्प होगी और मुझे भी हेल्प होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।